हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मॉक टेस्ट के घमासान युद्ध में। दोस्तों, मैं शशांक शर्मा शशांक डिफेंस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का दिल से वेलकम करता हूं। दोस्तों, आप देख रहे हैं टॉप 5000 क्वेश्चन सीरीज, जिसमें मैं आपको कराने जा रहा हूं फिजिक्स के एक दो नहीं 5000 क्वेश्चनों का कलेक्शन, जिसमें हमारी क्लास का ये मॉक टेस्ट नंबर 19 स्टार्ट हो रहा है। एक मॉक टेस्ट में 25 क्वेश्चन है। पहले हम चैप्टर वाइज कवर कर रहे हैं, उसके बाद कंप्लीट कोर्स सिलेबस के कंप्लीट मॉक टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे। दोस्तों, आप सभी को यह जानना होगा कि अभी प्रेजेंट में जितने भी चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट हैं वे सभी केवल हिंदी में लिखे हुए हैं, बट मैं आप सभी की हेल्प करने की कोशिश करता हूं उनको इंग्लिश ट्रांसलेट करने की। कंप्लीट कोर्स के जब सीटी स्टार्ट होंगे तब हिंदी और इंग्लिश दोनों में स्टार्ट होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। मॉक टेस्ट नंबर 19 और लाइट का है ये टॉपिक, और इसमें हमारा पहला क्वेश्चन आ चुका है 426 426 क्वेश्चन नंबर। यदि आपतित किरण परावर्तित किरण पर लंबवत गिरे तो आपतन कौन होगा? इफ इंसिडेंट ले परपेंडिकुलर ऑफ इंसिडेंट प्लेट यानी सरफेस, देन फाइंड द इंसिडेंट एंगल। यह है मेरे पास एक सरफेस, और इस पर बच्चों प्रकाश की किरण ऐसे गिरी, तो यही होता है नॉर्मल। आपको पता ही होगा, हमारा नॉर्मल भी तो यही होता है। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल आएगा कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो परपेंडिकुलर कोई भी प्रकाश गिरती है उसके नॉर्मल के साथ एंगल निकालते हैं, ना कि इस प्लेन के साथ। ध्यान रखिएगा, जो हमारा कोई भी सरफेस होता है और इस पर कोई भी इंसिडेंट रे आ रही है और ये रिफ्लेक्टिव रे आ रही है, तो इंसिडेंट एंगल जो हम निकालते हैं वो परपेंडिकुलर या नॉर्मल के साथ निकालते हैं, और यही नॉर्मल, इसलिए 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 0 बेटा, नॉट 90। क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा बच्चों। देन आंसर बम्बई। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 427 427। दो समतल दर्पण किस कोण पर झुके हों कि आपतन किरण परावर्तित किरण हमेशा समांतर हो जाएं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यानी कि फाइंड द एंगल बिटवीन टू प्लेन मिरर इफ इंसिडेंट रे पैरेलल टू रिफ्लेक्टिव रे। यानी ये होता है बेटा, याद रखना है क्वेश्चन, ये परपेंडिकुलर कंडीशन में होता है कि यदि दो मिरर मैंने परपेंडिकुलर ले लिए, प्लेन मिरर, इसमें एक प्रकाश की किरण ऐसे आई, रिफ्लेक्ट हुई और ऐसे निकल गई। इंसिडेंट रे आने वाली प्रकाश की किरण और जाने वाली प्रकाश की किरण दोनों एक दूसरे के कैसे हो गई हैं? पैरेलल हो गई हैं। तो इसके बीच का एंगल कितना आया? 90 डिग्री। यानी दो प्लेन मिरर के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है यदि आने वाली प्रकाश की किरण और जाने वाली प्रकाश की किरण आपस में पैरेलल हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 428 बेटा, अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर स्थित वस्तु की इमेज का आवर्धन क्षमता क्या होगी? यानी फाइंड द मैग्निफिकेशन पावर ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर ऑफ ऑब्जेक्ट इफ ऑब्जेक्ट सेंटर्ड एट कर्वेचर पॉइंट ऑफ कॉनकेव मिरर। ये कंडीशन दी है, यानी ये कॉनकेव मिरर है, इसके कर्वेचर यानी सी पर ही ऑब्जेक्ट रखा है। तो आपको पता होगा कि सी पर रखी हुई ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनती है वो भी सी पर ही बनती है, कर्वेचर पर, और मैग्निफिकेशन पावर आती है -I/O। तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, तो -1। तो याद रखिए, कर्वेचर यानी सी पर रखी हुई वस्तु की इमेज हमेशा सी पर बनती है, दोस्तों आप जानते होंगे। और सी पर रखी हुई वस्तु की इमेज सी पर बनती है, तो आपको यह भी बात पता होगी कि वो उल्टी बनती है, और उल्टी इमेज जो बनती है वो हमेशा -1 माइनस में मैग्निफिकेशन पावर रखती है। क्वेश्चन नंबर 429 बच्चों, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है कि यदि वायु में वेवलेंथ दे रखी है 7200 किलोमीटर और प्रकाश का वेवलेंथ मतलब रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दे रखा है 1.5, देन फाइंड द वेवलेंथ इन ग्लास। तो किसी भी मीडियम में वेवलेंथ निकालनी हो तो या वैक्यूम में या एयर में वेवलेंथ अपॉन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है। ये फॉर्मूला लगता है बच्चों। तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स यानी किसका है? एयर का। ये 7200 और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.5। यहां से काट दो 0.0, यहां चढ़ जाएगा 15 से, 15 चौक 60, 15 अट्ठे 120, ये आ जाएगा आपके पास 4800 एंगस्ट्रॉम। बढ़िया क्वेश्चन है। वेलोसिटी भी इसी से निकलती है, फ्रीक्वेंसी भी इसी से निकलती है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, ध्यान रखना। 430 बेटा, सूर्य के क्षैतिज समय वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितना समय लगता है? इसको याद रखना है आपको। याद रखें बेटा, आपको पता होगा इसका मतलब, मीनिंग समझना है कि सूर्यास्त खत्म हो जाता है जी,
सूर्य दिखना बंद कर देता है, फिर भी हमें दिन लगा रहता है, दिन दिखता रहता है। सूर्य के छुप जाने के बाद भी 2 मिनट तक, याद रखना 2 मिनट तक, ये कैलकुलेशन है, आपकी एटमॉस्फेयर पे लालिमा छाई रहती है और उजाला रहता है। तो इसीलिए इस 2 मिनट को दोनों के रियल सूर्यास्त और इमेजिनरी सूर्यास्त के बीच के गैप को मानते हैं। 431, यदि एक उत्तल लेंस की क्षमता हवा में 4 डायोप्टर है, यानी कि मैग्निफिकेशन पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इक्वल टू 4 डायोप्टर, यदि इसे लेंस को पानी में डुबाया जाए तो पानी में इसकी क्षमता हो जाएगी। फाइंड द मैग्निफिकेशन पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इन H2O लिक्विड इफ कॉन्वेक्स मिरर की जो मैग्निफिकेशन पावर है एयर में वो 4 डायोप्टर है। सबसे पहले आपको ये ज्ञान होना चाहिए कि अगर हम फोकल लेंथ निकालें H2O में तो ये 4 टाइम्स हो जाती है एयर के कंपेयर, ये आपको ज्ञान होना चाहिए, याद रखें, ऐसे ये ट्रिक होती है। और यदि हम मैग्निफिकेशन पावर निकालें H2O में तो मैग्निफिकेशन पावर एयर के की तुलना में 1/4 होती है। ध्यान रखिएगा दोस्त, ये बहुत बढ़िया बात बोले हम आपसे, ये बहुत जोरदार बात बोले हैं। तो इसीलिए मैग्निफिकेशन पावर एयर की कितनी है, 4 डायोप्टर बटे 4, तो आंसर आ जाएगा 1 डायोप्टर। दिखाई दे रहा है, क्या आ जाएगा, 1 डायोप्टर। बहुत ही जोरदार है, डायोप्टर में ही डिनोट किया जाता है बेटा मैग्निफिकेशन पावर को। क्वेश्चन नंबर 432, एक लाइट वेव जो है समतल मिरर पर p वेलोसिटी से गिरती है, परावर्तन के पश्चात इसकी वेलोसिटी हो जाएगी, यानी कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ लाइट इफ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ लाइट v, देन फाइंड द वेलोसिटी ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन। आपसे ये क्वेश्चन बोला है कि प्रकाश ऐसे आया, रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे निकल गया, यहां भी वेलोसिटी भी है, यहां भी वेलोसिटी भी है, क्योंकि मीडियम चेंज नहीं हुआ। देन नाउ आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 433, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? जब सूर्य ग्रहण होता है तो सूर्य का कौन सा ऐसा पार्ट है जो दिखाई देता है, उसे बोलते हैं बेटा क्रीट। याद रखो इसे, क्रीट पार्ट्स, इंग्लिश में भी क्रीट ही बोला जाता है, क्रीट पार्ट्स बस बोल दो बस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 434, जल के बर्तन की गहराई 2 मीटर है, यदि इसे ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर देखा जाए तो गहराई होगी। बेटा ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको बहुत ईमानदारी के साथ करिएगा। ये H2O भरा हुआ है इसमें, और यदि आप यहां से देख रहे हैं तो आपको ये जो हाइट है, ये कॉइन जो डला हुआ है, ये ऊपर की ओर H आवासी में दिखाई देगा। क्या होगा, तो H की जो हाइट होती है वो क्या होती है, कैपिटल H अपॉन N। ध्यान रखिएगा, इसीलिए कुछ ऊपर उठा हुआ दिखता है, जल का पैंदा ऊपर दिखता है, कॉइन ऊपर दिखता है। तो हाइट कितनी दे रखी है, 2 मीटर। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना दे रखा है, 4/3, तो ये हो जाएगा आपके पास 3/2 यानी 1.5 मीटर। कितना ऊपर दिखाई देगा बेटा, 1.5 मीटर में गहराई में दिखेगा, तो ऊपर कितना हो जाएगा, 0.5। क्वेश्चन नंबर 435, निम्न में से कौन सा संबंध सही है? विच ऑफ द राइट स्टेटमेंट? रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है ANG इंटू CNA CNW इंटू WNA बराबर 1 होता है बच्चों। आपस में इस तरीके से अगर आप भूल जाएं तो ऐसे काट दो, G से G गया, W से W गया, बचा ANA, तो 1 होता है। ऐसे यहां से देखोगे ध्यान से तो इनको एक साइड में कर लो, ANW WNG, तो W से W गया तो ANG, तो ANG करेक्ट है आंसर। ये ट्रिक होता है इसका, एक ही ऑप्शन है, ये आंसर आ गया। ये गलत लिखा हुआ है, इसी प्रकार ये, इसी प्रकार ये। ध्यान रखिएगा दोस्त, आपके पास ये शॉर्ट ट्रिक बना दी है, आप इसको समझने का प्रयत्न करें बढ़िया तरीके से। अगर आपको इसको सही गलत देखना है तो इसको हटने की जरूरत नहीं है, W से W कट जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, ANG, यहाँ भी क्या है ANG, ये रहा, G ये रहा। क्वेश्चन नंबर 436, प्रकाश की गति की तुलना में रेडियो तरंग की गति कैसी होती है? यानी कि कंपेयर करनी है, कंपेयर बिटवीन वेलोसिटी ऑफ लाइट वेव एंड रेडियो वेव। ये दोनों समान रहती हैं, कहाँ, एक समान, क्योंकि जो लाइट वेव होती है, रेडियो वेव जो है वो लाइट वेव ही तो है। लाइट वेव के अंदर रेडियो, माइक्रो है ना, एक्स, यूवी, जितनी वेव है उसके अंदर ही, तो रेडियो वेव भी उसी का पार्ट है। तो लाइट जिस वेलोसिटी से जा रही है उसी वेलोसिटी से रेडियो जाएगा। क्वेश्चन नंबर
437, बढ़िया क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है। आपके पास दो फोकल लेंथ दे रखी है, आपके पास पतले लेंस एक दूसरे से d दूरी पर है, तो नेट फोकल लेंस, दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। जब दो लेंस एक दूसरे के पास रखे जाते हैं तो उनका जो नेट फोकस होता है वो होता है 1/f1 + 1/f2। लेकिन जब लेंसों को d डिस्टेंस पर रख देते हैं, दिस इज फोकल लेंथ f1, दिस इज f2, डिस्टेंस d, तो यहां से आता है 1/f नेट बराबर 1/f1 + 1/f2 माइनस x/f1 f2, ये आता है बच्चों। तो हमारे पास इसी के अकॉर्डिंग एफ नेट निकालें तो हमारे पास ये आ जाएगा f1 f2 एलसीएम आ जाएगा, यहाँ से यहाँ 1 बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ बचेगा f2, यहाँ बचेगा f1 और यहाँ d है, x की जगह d ले रखा है उसमें। दिस इज वैल्यू ऑफ 1/f नेट, देन फाइंड आउट ऑफ f नेट इक्वल टू f1 f2 ओवर f1 + f2 माइनस d बच्चों, ठीक है बच्चों। देन राइट आंसर इज f1 f2 ओवर f1 + f2 माइनस d बच्चों, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन नंबर 438, जब हम रबड़ के गद्दे पर बैठते हैं तो उसका आकार चेंज हो जाता है, तो इस पदार्थ को कहा जाता है। जब किसी भी रबड़ के गद्दे पर बैठे हैं तो उसकी शेप चेंज हो जाती है, किसके कारण, पोटेंशियल एनर्जी के कारण, किसके कारण, पोटेंशियल एनर्जी के कारण, स्थिति बदल जाती है, पोजीशन चेंज हो जाती है, उसके कारण उसकी स्थिति वहीं आ जाती है पुनः। पदार्थ के अपवर्तनांक निर्भर करता है, यानी डिपेंडेबल ऑफ मीडियम रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, डिपेंडेबल ऑफ मीडियम रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, पदार्थ के नेचर पर, नेचर ऑफ मेटल सही है, टेम्परेचर, वेवलेंथ बिल्कुल सही पे करता है जी, यानी तीनों पर करता है, ध्यान रखिएगा, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स तीनों पर डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 440, जब किसी दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाता है तो परावर्तित किरण घूम जाती है। इफ रोटेट ऑफ सिंपल मिरर विद एंगल थीटा, देन फाइंड द रोटेट ऑफ इंसिडेंट रे या रिफ्लेक्टिव रे। बच्चों ध्यान रखना, अगर एंगल घुमा दिया तो जो रिफ्लेक्टिव रे होती है वो घूम जाती है। यदि आप किरण को थीटा घुमा रहे हैं तो किरण थीटा ही घूमेगी, लेकिन अगर आपने मिरर को थीटा घुमा दिया तो रेस जो है ना रिफ्लेक्टिव रे तो 2 थीटा घूम जाती है, ध्यान रखिएगा। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आपको विस्तार से समझा देते हैं। ये है कंडीशन, ये हमारे पास सिंपल मिरर है, यहां से प्रकाश आया ऐसे निकल गया, आपने क्या किया, इसको थीटा कोण घुमा दिया। अब आप लाइट आएगी और ऐसे निकल जाएगी, लाइट जो घूम जाएगी वो 2 थीटा कोण घूम जाएगी, कितनी घूम जाएगी, ये कंडीशन बेटा, इसलिए याद कर लीजिएगा, बढ़िया चीज है। क्वेश्चन नंबर 441, दोपहर के 12 बजे इंद्रधनुष किस दिशा में दिखेगा, बताओ जी, दोपहर के 12 बजे इंद्रधनुष किस दिशा में दिखेगा। आप बोल रहे होंगे यार कैसा अजीब क्वेश्चन है, 12 बजे इंद्रधनुष कहाँ दिखेगा, ऐसे कैसे पता चल लोगे, बनेगा ही नहीं, क्योंकि दोपहर के 12 बजे इंद्रधनुष ही नहीं बनेगा, 12 बजे तो बनेगा ही नहीं, बनेगा तो बच्चों 12 बजे तो इंद्रधनुष ही नहीं बनेगा, हमेशा इंद्रधनुष तिरछा बनता है, ध्यान रखिएगा, तिरछा जब प्रकाश गिरता है किसी मीडियम में जाता प्रकाश की किरण का क्रांतिक कोण इतना है तो अपवर्तनांक, फाइंड द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, फाइंड द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इफ क्रिटिकल एंगल, गिविंग यू क्रिटिकल एंगल 45, आप जानते हैं एन बराबर होता है 1/sin c, देन आंसर 1/sin 45, देन आंसर 1/1/√2, देन आंसर √2, दिस इज रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, देन आंसर दिल्ली, बरोबर। क्वेश्चन नंबर 443, एक जूल में कितने कैलोरी होता है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है। बच्चा वो इससे 4.18 बता देता है, लेकिन उसको ध्यान रहना चाहिए कि एक कैलोरी बराबर 4.18 जूल है, या मैं इसको ले सकता हूं 1.4 जूल बराबर 1 कैलोरी, तो यहां से मैं 1 जूल निकालूंगा तो 1/4.18 कैलोरी, तो अप्रोक्स 0.24 के लमसम आता है, ठीक है बच्चों। तो आपसे कैलोरी पूछा है, मतलब जूल पूछा है ना कि कैलोरी, एक जूल में कैलोरी होता है 0.24 कैलोरी, याद रखिएगा इसे, मतलब एक जूल कितने कैलोरी होते हैं, कितने कैलोरी होते हैं, तो ये कैलोरी है,
1 जूल बराबर बच्चों, याद रखिएगा, इसे बहुत बढ़िया चीज है। क्वेश्चन नंबर 444, 444, अविन्दुकता के दोष को दूर करने के लिए प्रयुक्त। अविन्दुकता का दोष क्या होता है? यानी एक ऐसा दोष जिसमें न तो पास की वस्तु दिखाई, मतलब जिसमें परपेंडिकुलर दो वस्तुएं एक साथ दिखाई नहीं देती, और उसमें सिलेंड्रिकल लेंस यूज करते हैं, यानी परपेंडिकुलर एक साथ नहीं दिखाई देती, ऐसे लहक मारती हुई दिखाई देती है। क्वेश्चन नंबर 445, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन थे अब तक, ये थोड़ा सा कैलकुलेशन का करो पहले से करिए दोस्तों। टी मोटाई और एन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के कांच की प्लेट से प्रकाश हो जाता है। यदि निर्वात में प्रकाश का वेग भी हो तो कांच से प्लेट को पार करने में प्रकाश का समय लेगा। फाइंड द ट्रेवलिंग टाइम इन ऑफ ग्लास इन टी डेप्थ ग्लास ऑफ स्पीड ऑफ लाइट गिवन यू सी एंड रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास एन, और टी क्या है, उसकी डेप्थ है। तो आपको पता है समय निकालना है, तो समय होता है, पार करने में समय लगेगा, समय होता है डिस्टेंस, समय टी तो डिस्टेंस दी है, टाइम आपको निकालना है, तो टाइम बराबर होगा डिस्टेंस, डिस्टेंस है ये टी मोटाई, ध्यान रखना टी समय नहीं है, डिस्टेंस ओवर वेलोसिटी। तो डिस्टेंस ओवर वेलोसिटी, किसी मीडियम में वेलोसिटी क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट ओवर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, दिस इज सी अपॉन एन, देन नाउ एन टी ओवर सी, एन टी ओवर सी, देन आंसर सी। याद रखना कोई भी ग्लास है, इसका टी मोटाई है, लाइट इसको पार करने में कितना समय लेगी, क्वेश्चन पूछा। क्वेश्चन नंबर 446, किसी द्रव का वाष्पीकृत होने पर उसका तापमान, वाष्पीकृत का मतलब होता है कि कोई भी लिक्विड है, भाप उठती है, अगर पानी में से भाप उठेगी तो उसके टेम्परेचर पे क्या प्रभाव पड़ेगा। दूध ठंडा करते हो आप, हिलाते हो नहीं हिलाते हो, तो भाप निकलती है तो टेम्परेचर क्या हो जाता है, घट जाता है। अगर दूध में से खोलते दूध में से भाप निकल जाएगी, क्यों भाई बॉबी, दूध में से भाप निकल जाएगी तो क्या होगा, टेम्परेचर ऑटोमेटिक डाउन हो जाएगा, अगर ये नहीं बचे तो फिर क्या है, ठंडा हो जाएगा, सीधा हो जाएगा। 447, आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा संप्रेषण क्या कहलाती है, यानी अणुओं से हीट का ट्रांसफर क्या कहलाता है, बताओ बेटा, अणुओं से एटॉमिक हीट का ट्रांसफर क्या कहलाता है, सम्मान कहलाता है, ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 448, सूर्य ग्रहण व चंद्र ग्रहण सूर्य के प्रकाश के कौन से गुण से पुष्टि करता है। सूर्य ग्रहण और सूर्य ग्रहण हो या फिर चंद्र ग्रहण हो, सूर्य के समतल रेखीय पथ पर, यानी कि सूर्य ग्रहण हो या फिर चंद्र ग्रहण हो, ये तीनों एक लाइन में आ जाते हैं, कहने का मतलब है ये लीनियर पथ पर आ जाते हैं, एक लाइन में, अभी तो पानी में देखते हैं हम लोग इसको। क्वेश्चन नंबर 449, एक सिंपल माइक्रोस्कोप की 4 डायोप्टर क्षमता है, उत्तल लेंस से ना है तो सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता होगी। एक सिंपल माइक्रोस्कोप 4 डायोप्टर क्षमता के उत्तल लेंस से बना है, उत्तल लेंस से यानी कॉन्वेक्स लेंस से बना है तो सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता होगी। एक होती है मैग्निफिकेशन पावर, एक होती है पावर। आपसे बोला है 4 डायोप्टर है, इससे फोकल लेंथ निकाल दो, ये तो हो गई पावर, पावर होती है बेटा P, ये होता है 1/f, ठीक है बच्चों, और मैग्निफिकेशन पावर होती है m, ये आपके 100 बटे फोकल लेंथ आपको निकालनी है, तो ये पावर P, तो 100/4 बोले तो बच्चों 25 सेंटीमीटर फोकल लेंथ आ जाएगी आपके पास 25 सेंटीमीटर। अब इसने मैग्निफिकेशन पावर, तरह सूक्ष्मदर्शी की मैग्निफिकेशन पावर होती है 1 + d/f, तो 1 + d भी 25 है और f भी 25 है, तो 1 + 1 बोले तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, देन आंसर बी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन को समझना है आपको। क्वेश्चन नंबर 450, जब 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी समतल दर्पण को जल में डुबाया जाता है तो इसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी। बेटा यहाँ ध्यान दो, ये क्या दे रखा है, मिरर दे रखा है, और मिरर की फोकल लेंथ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ध्यान रखिएगा। नाउ आंसर इज दिल्ली, कोई नहीं, क्या आ जाएगा, दिल्ली आ जाएगा। मिरर को किसी भी लिक्विड में या किसी मीडियम में गिराने से उसकी फोकल लेंथ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेंस पर प्रभाव पड़ता है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये हुए हमारे 25 क्वेश्चन। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में यानी कल। धन्यवाद।